हेलो, मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग चीजेल और फाइल यानी रेती पढ़े, लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रह गए। हम लोगों की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उन सब में बहुविकल्पी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अमूमन 4 विकल्प दिया रहता है और उसमें से कोई एक विकल्प हमारा सही होता है। तो उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन देखें वो हम लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो अगर हम लोग कोई चैप्टर और टॉपिक पढ़ते हैं और उसके यदि बहुविकल्पी क्वेश्चन भी मुख्य कर लेते हैं, वैसे तो बहुविकल्पी क्वेश्चन हज़ारों बनेंगे, लेकिन हम लोगों को मुख्य देखना है जो कि अधिकांशतः परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग यदि हल कर लें तो हमारी पढ़ाई का उद्देश्य पूरा होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में वो कुछ महत्वपूर्ण फाइल के और चीजेल के, इन दोनों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पी लेकर आए हैं हम लोग। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया गया क्वेश्चन, टाइम को सेव करने के लिए, नहीं तो इसको लिखने में ही मालूम हुआ कि सारा समय बीत जाता है और इस तरह से वीडियो हम लोगों का लंबा होने लगता है। तो पहले मैंने क्वेश्चन लिख दिया है एक एक करके, अब हम लोग उसके विषय में देखते हैं। आप लोग भी इसकी एक बढ़िया सा नोट्स बनाइएगा। चलिए देखते हैं। हम लोग पहला है कि कास्ट आयरन की चिपिंग के लिए छेनी का कटिंग एंगल होता है। तो आप लोगों को बताया गया है कि अमूमन कास्ट आयरन की कटिंग के लिए एंगल आपको बताया गया है कि छेनी का कोण 60 अंश रखते हैं। देखेंगे एक टेबल मैंने बनवाया था, उस टेबल में कास्ट आयरन, हार्ड स्टील, फिर एल्युमिनियम, ब्रास, पीतल, इन सब के लिए, माइल्ड स्टील के लिए छेनियों का क्रॉस कट का कितना रखेंगे, फ्लैट चीजल का कितना रखेंगे, हाफ राउंड का कितना रखेंगे, डायमंड का कितना रखेंगे, ये सब आपको एक सारणी में बनवाया गया था। उस सारणी को देखें तो वहाँ से बेटा आपको क्लियर हो जाएगा कि कास्ट आयरन या की चिपिंग के लिए वही कोण है, चाहे उससे चिपिंग करें चाहे काटें, तो वो है आपका 60 अंश। तो पहले का आंसर आपको सारणी में लिखवाया गया है, 60 अंश लिख लें, ये आंसर हो गया आपका। क्लियर हो गया। चिपिंग का मतलब आप समझ रहे हैं। बहुत पूछता है चिपिंग का अर्थ क्या होता है, तो एक पॉइंट या एक प्रश्न तो आपका चिपिंग से ही बन गया, CHIPPING। चिपिंग का मतलब है धातु की छिलाई करना। जब हम लोग उसकी परत पर छेनी से उसकी परत को छीलते हैं, छीलते क्यों हैं? जहाँ पर हाई स्पॉट है, ऊंचे पॉइंट हैं, उभरे हुए हैं, उनको छील कर हम लोग प्लेन करते हैं। अथवा धातु बहुत मोटी है तो उसकी भी एक परत हटाकर आधा mm, पौन mm ऐसे हटाकर और उसकी जो है एक समतल जो है हम लोग सतह तैयार करते हैं। तो उस कार्य के लिए हम लोग छेनी का प्रयोग करेंगे और हथौड़े से उस छेनी पर चोट मारेंगे, जिससे छेनी की धार इसकी सतह को छीलेगी। उसी को अंग्रेजी में चिपिंग कहते हैं, हिंदी में छिलाई कहेंगे। और इसके लिए हम लोग वाइस पर बांधेंगे और मुएविल जा से की तरफ से फिक्स जा की ओर छेनी को चलाएंगे, उल्टे नहीं चलाएंगे। अगर फिक्स जा से मुएविल जा की ओर छेनी को चलाएंगे, चिपिंग की क्रिया करेंगे, तो मुएविल जा आपका कमज़ोर है, वो टूट सकता है। इसलिए हमेशा छेनी को चिपिंग करते समय मुएविल जा से फिक्स जा की ओर चलाएंगे और उधर की ओर ही चोट मारेंगे। तो इस तरह से हमारी चिपिंग आसानी से होगी। चिपिंग का मतलब है धातु की सतह की छिलाई करना। तो उसी चिपिंग कार्यों में हम लोग 60 अंश रखेंगे कटिंग एंगल। दूसरा क्या कर रहा है, फ्लैट चीजेल की कटिंग एंगल को कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स यानी उन्नतदार यानी गोलाई में, कॉन्वेक्स माने ऐसे जो उभरा हुआ हो, ये ऐसे ऐसे
तो कॉन्वेक्स रखा जाता है। धार जो बेटा होती है हमारे छेनी की, ये वाली जो धार है, ऐसे जो आपकी ये गई ऐसे इधर मुड़ गई और ऐसे अष्टभुजाकार ये छेनी का ये भाग है, ये ऐसे आप लोग देखे होंगे। और फिर ये भाग थोड़ा सा हम लोग जो है ऐसे कर देते हैं, ऐसे, और ये ऐसे, ये हमारी धार। और इसको कर रहे हैं थोड़ा सा ये फ्लैट एकदम सीधा ऐसे धार न रखकर थोड़ा सा ऐसे, क्यों कॉन्वेक्स ऐसे क्यों बनाई जाती है, इससे क्या फ़ायदा होता है। तो जब हम लोग देखें ना ऐसे धातु को काटते हैं, ये मान लीजिए हमारी धातु है, इस धातु पर जब इसे काटेंगे तो ये पोर्शन आपका कट मारेगा, और फिर ये वाला पोर्शन जब उसमें घुसेगा, जो जिसको कॉर्नर आप बोलेंगे, तो ये हमारा जो है कार्यखंड में घुसने पर फंसता नहीं है। तो इसलिए हम लोग जो है इसे कॉन्वेक्स रखते हैं, थोड़ा सा फ्लैट फाइल का ऐसे सीधा स्ट्रेट न रखकर उसकी धार को थोड़ा सा उभरा हुआ रखते हैं, उसी को कहेंगे कि एंगल को कॉन्वेक्स रखा जाता है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ का ये कोना समाप्त हो जाता है, ऐसे बन जाता है। अब ये जो है धातु में अगर हमारी छेनी घुसेगी, कटिंग क्रिया कर रही है, तो फिर जो है ये कोने फंसते नहीं हैं, आराम से निकल जाते हैं। तो लिखेंगे फ्लैट चीजेल की कटिंग एंगल को कॉन्वेक्स रखा जाता है। क्यों? तो आप कहेंगे ताकि इस कटिंग में इसके कॉर्नर फंसे न, छेनी के कोने फंसे न। और भी विकल्प दिया हो सकता है, उस हिसाब से वो सही होगा, लेकिन मेन रीजन जो है ये यही इसीलिए जो है बनाया जाता है। तो लिख लें, आंसर लिख लें, ताकि छेनी की धार के किनारे कोष्ठ में कोना जो है कार्यखंड में न फंसे। ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है कोल्ड चीजें, जिसे हम हिंदी में कहेंगे ठंडी छेनी। ये लिखा हुआ है ठंडी छेनी का हेड चैम्फर किया जाता है। हेड आप लोग देखे होंगे कि छेनी हम लोग जब बनाते हैं, ऐसे ये छेनी बनाए थे, ये अष्टभुजाकार छेनी ऐसे ऐसे ये राड से बनाई जाती है ये छेनी। तो इसका सिर जो है आपने ऐसे बनाया था, चैम्फर किया था। इसका सिर ये ऐसे क्यों बनाई जाती है, थोड़ा सा टेपर क्यों बनाया जाता है, यही इसका हेड है जिस पर हम लोग हैमर से चोट मारेंगे तो ये भाग जो है, ये भाग चैम्फर किया जाता है। और कितने अंश पर किया जाता है, तो ये हम लोग कोण जो ऐसे रखते हैं, ये 10 से 12 अंश रखते हैं। कितना? 10 से 12 अंश पर चैम्फर किया जाता है। तो लिख लें, यही है चैम्फर क्यों किया जाता है, ये वाला भाग ऐसे क्यों बनाया जाता है। तो लिख लें कोल्ड चीजेल छेनी का हेड चैम्फर किया जाता है। तो लिख लें 10 से 12 अंश। क्लियर हो गया? आंसर हो गया 10 अंश से 12 अंश। ये आपका आंसर हो गया। अगला है भारतीय मानक के अनुसार फ्लैट चीजेल यानी चपटी छेनी। फ्लैट चीजेल को क्या कहेंगे? चपटी छेनी। ये हम लोग अपने घरों में भी रखते हैं, जो साधारणतः छेनी हम लोग रखते हैं वही है फ्लैट चीजेल। तो फ्लैट चीजेल के कटिंग एज कोष्ठ में चपटी छेनी की चौड़ाई होती है, तो इसकी कटिंग एज की चौड़ाई भारतीय मानक के अनुसार 16 mm से 32 mm तक हो सकती है। अगला है भारतीय
कटिंग एज की चौड़ाई पूछ रहा है। अगला है भारतीय मानक के अनुसार कोल्ड, ये 32, हम लोग 35 mm तक भी ले सकते हैं, इसे आप 35 भी लिख सकते हैं या 35 mm भी लिख सकते हैं, 32 35 ऐसे लेते हैं। फिर भारतीय मानक के अनुसार कोल्ड फ्लैट चीजेल की लंबाई होती है, तो वहीं ठंडी छेनी, ठंडी छेनी का मतलब जो हम लोगों ने कल विशेष करके पढ़ा बेटा, वो हम लोगों ने ठंडी छेनी ही पढ़ा, कोल्ड चीजेल ही पढ़ा। चाहे हमारी फ्लैट चीजेल है, हाफ राउंड चीजेल है, डायमंड चीजेल है, क्रॉसकट चीजेल है, काऊ माउथ चीजेल है, ये सभी ठंडी छेनी है। ठंडी छेनी का मतलब वह छेनी जो धातु को ठंडे अवस्थे में काटती है। धातु किस पोजीशन में हो? ठंडी धातु। तो जो ठंडी धातुओं को काटने में प्रयोग की जाती हैं उन्हें हम लोग कोल्ड चीजेल कहते हैं, और जो लाल तप्त धातुओं को काटने में प्रयोग की जाती हैं छेनी, उन्हें हम लोग हार्ड चीजेल कहते हैं। और हार्ड चीजेल का कटिंग एंगल अक्सर पूछता है, 1,00,000 बार पूछा जा चुका है, उसका फिक्स है 30 अंश रखते हैं। हार्ड चीजेल का कटिंग एंगल 30 अंश रखते हैं, उसका एंगल बदला नहीं जाता है और उसे हार्डेंड एंड टेम्पर्ड नहीं किया जाता, क्योंकि वो गर्म धातु को ऑलरेडी छेनी काट रही है, वो एकदम लाल तप्त धातु को काट रही है, इसलिए उसे हार्डेंड एंड टेम्पर्ड नहीं किया जाता है। और जितनी ठंडी धातुओं को काटेंगी उन्हें हम लोग कोल्ड चीजेल कहते हैं, और उन कोल्ड चीजेल का हम लोग जो है कटिंग एंगल धातु के अनुसार सेट करते हैं, धातु के अनुसार सेट करते हैं। तो ठंडी अवस्था में जो काटेगी, धातु ठंडी रहेगी तो उसे कोल्ड चीजेल कहेंगे, और फिर धातु के हिसाब से हम लोग उसका कटिंग एंगल तय करते हैं। वो कटिंग एंगल के लिए चार्ट आपको बनवाया था बेटा, उसमें आप देखे होंगे। तो आगे चलते हैं। तो कह रहे हैं भारतीय मानक के अनुसार कोल्ड फ्लैट चीजेल की लंबाई रखी जाती है, तो ये हम लोग घरों में भी प्रयोग करते हैं। तो लिख लें 100 mm से 200 mm तक। ये आपका आंसर हो गया। अगला, साधारण कार्य के लिए फ्लैट चीजेल का कटिंग एंगल रखा जाता है। तो साधारण कार्य के लिए फ्लैट का, जैसे माइल्ड स्टील भी काटना है, ढलवा लोहा, तो माइल्ड स्टील के लिए 55 अंश, ढलवे लोहे के लिए, कास्ट आयरन के लिए 60 अंश, ऐसे आपको लिखाया गया। तो जनरली जो है ये फ्लैट चीजेल का कटिंग एंगल 60 अंश रखा जाता है। तो आपका आंसर हो गया 60 अंश। साधारणतया इतना रख देंगे तो करीब करीब हमारा सारा काम वो करती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, हाफ राउंड नोज चीजेल को कितने कोण पर बनाया जाता है? हाफ राउंड नोज आप देखे होंगे, जिसकी धार आपने देखा कि हाफ राउंड नोज की धार, मैं यहाँ पर देख लें, ऐसे यहीं देख लें, जगह खाली है। हाफ राउंड नोज आपने ऐसे बनाया, ये आपकी धातु आई, क्योंकि ये बेटा अष्टभुजाकार राड से बनाई जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसमें आपने देखा कि ये पोर्शन हमारा ऐसे आया, ये ऐसे आया, और इसको हम लोगों ने थोड़ा ऐसे देखे होंगे कि ये भाग ऐसे और ये ऐसे गया था, और ये वाला जो है ये पोर्शन आपका ऐसे आया था। तो यही है हाफ राउंड नोज या राउंड नोज कहेंगे। तो इसका जो है कितने कोण पर ये बनाया जाता है? तो इसका कोण बेटा अमूमन जो है वो 40 से 45 अंश रखते हैं। तो लिख लें 40 अंश, आपको लिखाया गया राउंड नोज का, तो लिख लें 40 अंश से 45 अंश। ये आपका आंसर हो गया। राउंड नोज का कितना रखते हैं? 40 से 45 अंश रखते हैं, ऐसे हैं। तो ये आपका चित्र बना हुआ है, तो ये हो गया 40 से 45 अंश रखा जाता है।
अगला है डायमंड चीजल के कटिंग एज का आकार कैसा होता है। तो आप लोग देखे होंगे कि ऐसे 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 इसकी धार बनी थी, तो आप लोगों ने देखा ये ऐसे हो गया और ये चीज़ जो है ऐसे आ गई थी, और यहाँ पर जो है ये पोर्शन ऐसे और ये पोर्शन ऐसे बना था, यही हो गया आपका डायमंड। तो ये डायमंड छेनी का ऐसे आकार होता है, आप लोगों ने देखा होगा ऐसे बना था। तो ये आकार देखा ना, भी आकार का कैसा है, अंग्रेजी के भी आकार का इसका पॉइंट होता है। तो कटिंग एज का आकार कैसा है, तो कैपिटल भी आकार का। तो आपका आंसर बेटा हो गया, ये आंसर हो गया कैपिटल भी आकार का, कैपिटल भी आकार का। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका। छेनी हमारी कल बनी थी ऐसे ऐसे हम लोगों ने बनाया था, तो यही हो गया, देखिए ना, ये कैपिटल भी आकार की आपका ये पोर्शन बन गया। अगला है, यही है डायमंड चीजेल। कह रहा है साइड कट चीजेल का कटिंग एंगल साधारणतया होता है। तो साइड कट चीजेल का भी जनरली 60 अंश रखते हैं, 60 अंश। ये आपका आंसर हो गया। साइड कट वही चीजेल है जो अपनी बॉडी से बेटा, जो अपनी बॉडी से थोड़ा सा ऐसे आके, और देखे होंगे ये ऐसे करके एक तरफ और फिर ऐसे आई थी, ये ऐसे जो बनी है, ये ऐसे जो बनी है वो है साइड कट चीज। ये थी आपकी साइड कट चीजें। ये इसकी बॉडी ऐसे चली गई, तो ये बॉडी से थोड़ा सा एक तरफ जो है, मेन बॉडी से थोड़ा एक तरफ झुका दी जाती है, तो इसी को कहते हैं साइड कट चीजेल। और इसकी कटिंग एज का कोण हम रखते हैं 60 अंश। ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये है आपकी साइड कट। ये इसीलिए इसका नाम पार्श्व कट रखा गया, और इसका उपयोग आप लोगों को बताया गया है कि आयताकार, वर्गाकार स्लॉट काटने, कीवे काटने में, या स्लॉट या ग्रुप या खांचा काटने में। वो खांचा कैसा होगा, आयताकार वर्गाकार होगा, और उस आयताकार वर्गाकार खांचों की दीवारों से मटेरियल हटाने में अथवा काटने में इसका साइड कट को कहेंगे पार्श्व कट भी कहेंगे। साइड माने पार्श्व, तो पार्श्व कट भी हिंदी में बोलेगा का कटिंग एंगल साधारणतया रखा जाता है तो 60 अंश। 60 अंश वो है। और हार्ड धातु रहेगी, बहुत कठोर धातु रहेगी, तो उसके लिए आपको लिखाया गया, जैसे इस्पात है, कास्ट स्टील है, तो उनके लिए आपको लिखाया गया था कि नियर अबाउट 65 से 70 अंश रखेंगे। जितना कठोर होता जाएगा उतना एंगल बढ़ता जाएगा। जितने मुलायम धातु होगी उतना जो है छेनी का कटिंग एंगल यानी कर्तन धार वाला कोण घटता जाता है। जैसे हम लोगों का कहा जाए कि एल्युमिनियम है, सीसा है, जिंक है, ये अलव धातु है। तो ऐसे भी बोल दिया कि अलव मुलायम धातुओं को काटने के लिए कटिंग एंगल कितना रखेंगे छेनी का, तो बहुत कम रखेंगे, 35 अंश से स्टार्ट ही है, 35 से 70 अंश, और फिर 35 अंश मुलायम धातुओं के लिए है। कापर के लिए आपका 45 अंश हो जाएगा, 40 अंश हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। फिर माइल्ड स्टील के लिए 50-55 अंश हो जाएगा, फिर कास्ट आयरन के लिए 60 अंश हो जाएगा, फिर हाई कार्बन स्टील के लिए या हार्ड स्टील के लिए फिर वो 65 से 70 अंश हो जाएगा। तो इस तरह से इसका साधारणतया होता है 60। फिर कह रहा है क्रॉस कट चीजल का उपयोग किया जाता है, तो इसका आपको बताया गया, आंसर आप लिख लेंगे। आंसर लिखेंगे वर्गाकार, वर्गाकार व आयताकार, वर्गाकार व आयताकार खांचा काटने में, वर्गाकार व आयताकार खांचा काटने में। और ऐसा ही खांचा जब काटा जाता है तो देखे होंगे धुर्रे में
और आपके पहिया के हब में काटकर और एक ऐसा जो है उसमें पीस लोहे का ठोंक दिया जाता है, उसी को कहते हैं, इसको कहेंगे की, और उसे जो खांचा काटेंगे उसे कहेंगे कीवे। तो इसका प्रयोग जो है कहाँ गया, साइड कट चीजल का फोर्जिंग एंगल। खैर ये तो अगला क्वेश्चन है, हम लोग ये देख रहे थे साइड कट चीजल का कटिंग एंगल रखा जाता है 60 अंश, फिर उसके बाद क्रॉस कट चीजल का उपयोग किया जाता है। तो क्रॉस कट को हम लोग जो है केप चीजल भी बोलते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा है, तो वर्गाकार व आयताकार खांचा काटना, अथवा आप कहेंगे सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसे हम कहेंगे कीवे काटने में। क्या कहेंगे, कीवे, उसी को कीवे बोलेंगे। तो आप लिख लें कीवे, ये विकल्प ज्यादा देखता है कीवे। तो कीवे यानी चाबी मार्ग, हिंदी में क्या कहेंगे, चाबी मार्ग या चाबी खांचा। तो इसी को, ऐसा जो लोहे का पीस है इसी को की अथवा चाबी बोलेंगे, और जिस खांचे में इसको पिरोया जाएगा उसी खांचे को कहेंगे कीवे। वे माने मार्ग या रास्ता होता है, की माने चाबी, ये चाबी हो गई। तो इस तरह से इसे आप कहेंगे चाबी खांचा हिंदी में, अंग्रेजी में कीवे, अथवा आप कहेंगे वर्गाकार आयताकार खांचा भी काटने में प्रयोग करते हैं। तो इस टाइप से कीवे विकल्प ज़्यादा पूछता है। तो क्रॉस कट चीजेल का ही नाम है केप चीजेल। इसका एक और नाम है, क्या नाम है, केप, CAPE, केप, अथवा हिंदी में इसे कहते हैं अनुप्रस्थ काट छेनी, अनुप्रस्थ काट छेनी, जिसका प्रयोग कीवे, धुर्रों में कीवे काटने में किया जाता है। और वर्गाकार आयताकार खांचा भी काटेंगे। ऐसे ही कर रहे हैं साइड कट चीजेल का फोर्जिंग एंगल होता है। तो फोर्जिंग एंगल हम लोग करीब 25 अंश रखते हैं। फोर्जिंग एंगल आंसर रख लें, लगभग 25 अंश से थोड़ा ज़्यादा भी रखेंगे, 25 to 40 के बीच में रखेंगे, 25 अंश। कह रहे हैं साइड कट चीजेल का प्रयोग किया जाता है। इसका साइड कट चीजेल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग, इसी का प्रयोग जो है अब वर्गाकार आयताकार केवल खांचा काटने में किया जाता है। तो आंसर लिख लें वर्गाकार, आपको बताए वर्गाकार आयताकार खांचा काटने में। वर्गाकार और आयताकार खांचा हमारा चाबी मार्ग भी होता है। तो चाबी मार्ग में अथवा उसकी दीवार से, उसकी दीवार जैसे इस टाइप का हमारा ग्रूव है, इस टाइप का हमारा, आपको बताए थे कि इस टाइप का हम खांचा काट रहे हैं, ऐसे खांचा काट रहे हैं ऐसे। अभी इसको बढ़ाना है तो इसकी दीवार से इधर से मटेरियल और इधर से मटेरियल यदि काटना है तो उसके लिए इस हम जो है पार्श्व अथवा साइड कट चीजेल का प्रयोग करते हैं। तो खांचों की दीवारों से धातु हटाने के लिए भी इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से साइड कट चीजेल या पार्श्व चीजेल, इसे हिंदी में पार्श्व भी कहेंगे, पार्श्व छेनी। अगला है चीजेल पर चोट मारने से हेड फैल जाता है, जिसे कहते हैं। तो चीजेल पर चोट मारने से हेड, उसका जो है ये वाला जो हेड है, ये वाला हेड बना देते हैं बेटा। ये ऐसे जो हेड हम लोग बनाते हैं, ये है आपका हेड। ये हेड जो है फैल जाता है। अब ये हेड जो है ऐसे ऐसे चोट मारने पर आप देखे होंगे कि छेनी का हेड ऐसे ऐसे बन जाता है।
इसी को हम मशरूम जैसा, जैसे हमारा मशरूम का छत्ता होता है, जस्ट लाइक उस जैसा हो जाता है। तो वहीं कह रहा है चोट मारने पर या मारने से हेड फैल जाता है, जिसे कहते हैं मशरूम हेड। मशरूम आप लोग देखे होंगे, मशरूम हेड। ये आपका आंसर हो गया। आप लोग देखे होंगे इस समय बारिश में जहाँ पर भूसा वगैरह या थोड़ा गंदगी गिरी रहती है, वहाँ पर छाते जैसा तमाम जो है मशरूम उग जाता है, तो उसका भी आकार ऊपर से जो है छाता जैसा हो जाता है। ऐसे ही छेनी का हेड भी ये छाता जैसा हो जाता है। ये एक प्रकार का दोष है, क्योंकि इसे हार्डेंड एंड टेम्पर्ड रखते नहीं, मुलायम रखते हैं। तो जब बार बार चोट मारते हैं तो चोट मारने से उसके हेड की धातु छाते जैसी फैल जाती है, तो उसी को कहते हैं मशरूम हेड हो गया, और ये एक प्रकार का दोष है। अब इसे ग्राइंडर पर घिसकर हमें हटा देना चाहिए, वरना क्या होगा कि चोट अगर थोड़ा भी हैमर की इधर दाएं बाएं लग गई तो फिर वो चिप्स उससे छटक कर हमको आपको चोट पहुंचा सकता है। इसलिए ऐसे हेड वाली छेनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसे ग्राइंडर पर घिसकर साफ अवश्य कर लेना चाहिए। तो हो गया मशरूम हेड। अगला प्रश्न है, चिपिंग करते समय अवकाश कोण। तो आप लोगों को पिछले दिनों चिपिंग एंगल सारा हमने फिगर बना के उसमें दिखाया था कि क्लियरेंस एंगल अगर 10 अंश रखते हैं, छेनी का कर्तन का कोण 60 अंश रखते हैं, और धातु से उसका छेनी का झुकाव कोण 40 अंश रखते हैं, तो आपका रैक एंगल कितना होगा। तो लिखाया गया था रैक एंगल 20 अंश होता है। रैक एंगल क्या होगा, छेनी जब धातु को छीलेगी तो वो धातु ऐसे उठ गया, तो उसकी सतह पर खींची गई रेखा और हमारी छेनी के धार के बीच की एक रेखा खींची जाए उससे, तो उसके बीच के कोण को हम रैक एंगल कहते हैं। चिप्स की सतह पर एक तरह से लंबवत खींची गई रेखा या स्पर्श रेखा तथा छेनी के धार के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, रैक एंगल कहते हैं। तो वो रैक एंगल आपको लिखाया गया था 20 अंश होता है। यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चिपिंग करते समय अवकाश कोण जिसे हम कहेंगे क्लियरेंस एंगल, अवकाश कोण को भी क्लियरेंस एंगल कहते हैं, क्लियरेंस कोण या एंगल कहेंगे। ये वो 10 अंश है तथा कटिंग एंगल 60 अंश हो तो रैक एंगल होता है। तो आपको लिखाया गया था आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है, रैक एंगल होता है, आंसर लिखाया गया 20 अंश। रैक एंगल कितना हुआ, 20 अंश। रैक एंगल है क्या, वो आपको बताया कि चिप्स की सतह और छेनी की कर्तन धार के बीच जो कोण बनता है उसी को रैक एंगल कहते हैं, वो हो गया 20 अंश। अगला, चिपिंग करते समय जाब में चीजल धंसने लगता है। तो जाब में चीजल हमारी फंसने लगती है या धंसने लगती है, तो इसीलिए उसको हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये धातु है और चिपिंग आप करेंगे तो इस पर क्या करेंगे बेटा, इस धातु पर इस छेनी को आप ऐसे रखकर और इधर से हथौड़े से चोट मारेंगे। ज़्यादा ऐसे रख देंगे कोण इस धातु की सतह से, ये मान लीजिए कि आपकी छेनी है, ये धातु है और छिलाई आप कर रहे हैं और ऐसे जो है आप छिल रहे हैं। अगर ऐसे ज़्यादा कोण बना दिए, ये वाला कोण देखें, ये वाला कोण अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो फिर छेनी छिलेगी नहीं बल्कि इसमें घुसने लगेगी। और तो इस हिसाब से हम इंक्लाइंड एंगल, जैसे 40 अंश आपको झुकाव कोण लिखाया गया, तो ये वाला कोण 40 अंश रखेंगे तो छेनी छिलेगी। और कठोर धातु रहेगी तो एंगल बढ़ा देंगे, मुलायम धातु रहेगी तो इंक्लाइंड एंगल कम करेंगे। नहीं तो इंक्लाइंड एंगल यानी झुकाव कोण बढ़ाएंगे
तो धातु छीलने के बजाय यहीं से जो है मुलायम धातु को काटने लगेगी। इसलिए मुलायम धातुओं के लिए झुकाव कोण का मान कम रखते हैं, और कठोर धातु पर अगर कम रखेंगे तो छेनी जो है आपकी छटक जाएगी, इसको जो है माने छिलाई करेगी नहीं। तो कठोर धातुओं के लिए छिलाई करते समय झुकाव कोण, इंक्लाइंड एंगल का मतलब झुकाव कोण ज़्यादा रखते हैं, और मुलायम धातुओं के लिए झुकाव कोण कम रखते हैं। अगर मुलायम धातुओं में झुकाव कोण ज़्यादा रखेंगे तो इसमें घुस जाएगी छेनी। तो वही प्रश्न है, प्रश्न पूछ रहा है कि चिपिंग करते समय जाब में चीजल धंसने लगता है, तो कब धंसेगा? जब झुकाव कोण ज़्यादा कर देंगे। तो लिख लें, आंसर हो गया आपका, आंसर हो गया झुकाव कोण। झुकाव कोण जिसे कहेंगे इनक्लाइंड एंगल। इनक्लाइंड एंगल ज़्यादा होने पर ये आपका आंसर हो गया, इनक्लाइंड एंगल ज़्यादा होने पर। जैसे आपको बताए थे बेटा, ये यहाँ पर देख लें कि जैसे ये आपका धातु हो गई, इस धातु पर हम लोग जो है चिपिंग करके इसकी छिलाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी छेनी अगर ऐसे आई, ये छेनी हमारी ऐसे आई, और यहाँ पर इसका ये मान लीजिए कि थोड़ा कोण ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे, ये छेनी हमारी छिलाई कर रही है, ये ऐसे बनी हुई है छेनी, ऐसे मान लीजिए ऐसे छेनी बनी हुई है, ये ऐसे छेनी बनी हुई है। ये छेनी का आपका मान लीजिए कि हेड हो गया, या ऐसे छेनी ऐसे बनी हुई है ये छेनी। तो ये जो है, ये पूरा जो है इसका सेंटर अगर ऐसे ले लें, ये सेंटर, तो ये हो गया झुकाव कोण। इस धातु की सतह से यही है झुकाव कोण। ये झुकाव कोण आपको उस दिन 40 अंश लिखाया गया था, और ये जो है क्लियरेंस एंगल है, अवकाश कोण, ये 10 अंश लिखाया गया था। यही है क्लियरेंस एंगल। और छेनी का ये जो धार वाला कोण है, ये वाला कोण जो है, ये छेनी का ये वाला कोण, ये आपको 60 अंश, यानी छेनी की धार का कोण ये 60 अंश लिखाया गया था। और यहाँ से ये धातु ऐसे चिप्स के रूप में उठने लगती है। जब इसको काटा जाएगा तो धातु हमारी ऐसे चिप्स के रूप में उठने लगती है। तो इसकी सतह से जो ये कोण बनता है यहाँ पर, इसी को कहते हैं रैक एंगल। ये है आपका रैक एंगल, और इसका मान 20 अंश रखते हैं, हो जाता है। तो वही एक प्रश्न है, ये क्लियरेंस एंगल, ये झुकाव कोण। तो झुकाव कोण यही है चिपिंग। ये कौन सा प्रोसेस है? चिपिंग ऑपरेशन है। चिपिंग ऑपरेशन का मतलब धातु सतह की छिलाई करना। तो ऐसे हम लोग छेनी से छिलाई कर रहे हैं, यहाँ से चोट मारेंगे, ये धातु छिलेगी। अगर ये कोण हम ज़्यादा कर देंगे तो फिर छेनी छिलेगी नहीं, बल्कि इसमें घुसने लगेगी, कटिंग क्रिया अंदर की ओर करने लगेगी। तो इस तरह से अगर छेनी जो है इसमें घुस रही है, लिखा है जाब में चीजेल धंसने लगती है, इसके माने मतलब कि इसका कोण हम लोगों ने ज़्यादा कर दिया है, झुकाव कोण 60 अंश 70 अंश कर दिया है, और 90 अंश कर देंगे तो डायरेक्ट काटने लगेगी। तो इस तरह से तो हार्ड धातुओं में अगर झुकाव कोण कम रखेंगे तो क्या होगा? छेनी माने छटक जाएगी। तो इसलिए हार्ड धातुओं के लिए झुकाव कोण ज़्यादा, कठोर धातु के लिए, कठोर धातु हेतु झुकाव कोण, कठोर धातु हेतु झुकाव कोण ज़्यादा रखते हैं, और मुलायम धातु हेतु
छेनी का झुकाव कोण कम रखते हैं, कम रखते हैं। इस तरह से आपका चीजेल से यानी छेनी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुआ। अभी हम लोगों को रेती से भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेने हैं। अब हम लोग फाइल से भी संबंधित क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन महत्वपूर्ण, रेती जिसे बोलते हैं। तो आइए हम लोग फाइल अथवा रेती से भी कुछ महत्वपूर्ण, रेती की धातु होती है, तो हम लोगों ने लिखा है, आंसर हो जाएगा आपका हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, जिसे कहेंगे उच्च कार्बन इस्पात। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन की मात्रा कितनी होगी, तो इसमें हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा होती है 0.8% से 1.5% तक कार्बन होता है। तो अगर आपका विकल्प इसके बीच में कहीं दिया है कि रेती में अथवा हाई कार्बन स्टील की रेती बनाई जाती है, उसमें कार्बन होता है, अगर आपका 1% दिया है, 1.2% दिया है, या इसके बीच में कोई दिया है, तो वो आपका विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान रखें, हाई कार्बन स्टील में कार्बन इतने ज़्यादा मिलाया जाता है और इतने के ही आधार पर हम उसे कहते हैं हाई कार्बन स्टील, और उसी की रेती बनाई जाती है और साथ ही हार्डेंड एंड टेम्पर्ड भी की जाती है, यानी कठोरीकृत एवं पायनीकृत भी की होती है, उसमें कार्बन इतने % होता है। तो तमाम ऐसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि अभी हमने नहीं लिया है। तो आपसे अभी कार्बन की मात्रा भी पूछ सकता है कि रेती में कार्बन कै % होता है, तो इसके बीच में अगर कोई विकल्प है तो आपका आंसर सही है। अगला है, फ्लैट फाइल के दोनों एजों पर दांते होते हैं। तो फ्लैट फाइल के जो पृष्ठ है, जिसे फेस बोलते हैं, उस पर बेटा डबल कट दांते होते हैं, और जो ये किनारा होता है, इस किनारे पर सिंगल कट खड़े दांते होते हैं। क्लियर? आपको रेती में ऐसे जो आपकी जो है रेती बनाई गई थी, तो आप यही वाली रेती जो है आपकी ऐसे, ये रेती जो है ऐसे आगे से थोड़ा सा सुन्नित कर देते हैं, टेपर कर देते हैं, तो ये फेस पर ऐसे ऐसे डबल कट दांते, ये ऐसे ऐसे ये आपके हो गए डबल कट दांते, ये डबल कट दांते होते हैं। और जो इसका पृष्ठ ऐसे जाता है, फेस ये ऐसे जाता है, ये ऐसे, ये किनारा ये एज है, इस पर ऐसे ऐसे आप देखे होंगे सिंगल कट दांते बने होते हैं। तो यही पूछ रहा है कि सेकेंड वो फ्लैट फाइल के दोनों एजों पर, यही एज है, किनारा है, किनारे पर कैसे दांते होते हैं, तो आपका आंसर हो गया ये है सिंगल कट। तो लिख लें सिंगल कट, सिंगल कट दांते होते हैं, सिंगल कट दांते होते हैं, ये आपका आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखना जरूरी है। क्लियर? आपका कॉन्सेप्ट हो गया। फेस पर, इस पर पूछेगा, ये है फेस, फेस पर डबल कट, फेस पर कैसे है डबल कट, फेस पर डबल कट दांते कटे होते हैं, जबकि किनारों पर अथवा एज पर सिंगल कट दांते होते हैं। क्लियर हो गया? तो फ्लैट फाइल के दोनों एजों पर होते हैं सिंगल कट दांते, और फेस पर पूछता तो आप लिखते डबल कट होते हैं। अगला है, सेकेंड कट फाइल में प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांतों की संख्या होती है। तो आपको सेकेंड कट में 16 दांते लिखाया गया प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 16 दांते
प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे 16 दांतें होते हैं 1 वर्ग सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर बेटा ऐसे ले लें और ऐसे 1 सेंटीमीटर ऐसे ले लें, तो ये आपका वर्ग बन गया। इसी को कहेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया। 1 सेम का 1 वर्ग ले लेंगे। अब इसी में अगर दांतें आप गिनेंगे तो ऐसे ऐसे दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। ऐसे ऐसे दांतों की संख्या 1 वर्ग सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? सेकेंड कट फाइल में 16 दांतें 1 वर्ग सेंटीमीटर में होते हैं, उसी को कहेंगे प्रति वर्ग सेंटीमीटर। फिर है फाइल, ये फाइल है यानी रेती की लंबाई मापी जाती है। तो आपको रेती की लंबाई बताया गया कि चाहे आप कहेंगे उधर इस वाले भाग को जो है टिप बोलते हैं या पॉइंट बोलते हैं, POINT, और इधर वाले भाग को ये ऐसे जो बनाते हैं, ये इधर वाले भाग को जिस पर दांतें नहीं बना होता इसे हील कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हील, HEEL, हील। तो यहीं से जो है ये यहाँ से लेके और यहाँ तक की रेती की लंबाई होती है। ये रेती की लंबाई है, ये रेती की लंबाई है। तो आप कहेंगे हील से लेकर पॉइंट तक। कहाँ तक? हील से लेकर पॉइंट तक। तो फाइल की लंबाई मापी जाती है। आप लिखेंगे हील से पॉइंट तक। ये आपका आंसर होगा। हील से पॉइंट तक। इसे पॉइंट भी कहते हैं, टिप भी कहते हैं, तो टिप भी दे सकता है। इसे टो भी कहते हैं, तो टो भी दे सकता है। पॉइंट दे दिया, टिप दे दिया, टो दे दिया, और यहाँ हील दे दिया, तो ये भी। और इस भाग को हम लोग शोल्डर भी कहते हैं। इस भाग को शोल्डर भी कहते हैं। तो शोल्डर से भी माप सकते हैं। तो अगर विकल्प हील से दिया है तो हील, और अगर नहीं दिया है शोल्डर से दिया है तो शोल्डर। वैसे ज़्यादा आप कहेंगे हील से पॉइंट तक माप सकते हैं, तक होता है। अगला हम लोग देखते हैं, नई फाइल का प्रयोग सबसे पहले करना चाहिए। नई फाइल ज़्यादा कट मारती है, इसलिए अगर हार्ड धातु पर आप उसे करेंगे तो ज़्यादा कट पकड़ेगी और चलाने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए इसे सबसे पहले मुलायम धातु पर प्रयोग करते हैं। तो आंसर हो गया मुलायम धातु पर। आंसर मुलायम धातु पर इसका प्रयोग करेंगे सबसे पहले, और चाक भी लगा देंगे ताकि पिनिंग ना हो, क्लॉगिंग ना हो, दांते में उसके जो है बुरादे न फंसे, धातु के चिप्स न फंसे। तो उसी को पिनिंग अथवा क्लॉगिंग कहते हैं। तो वो दोष ना आने पावे, तो इसलिए उस पर पहले चाक लपेट देते हैं। चाक ऐसे ऐसे स्क्रैच मार देते हैं तो दांतों के बीच में थोड़ा चाक भर जाता है, और फिर मुलायम धातु पर फाइलिंग करेंगे नई धातु का सर्वप्रथम। फिर है फ्लैट फाइल के फेस पर दांते कटे होते हैं। तो फ्लैट फाइल के फेस पर अभी आपको बताया कैसे दांते कटे होते हैं। ये दोनों साइडों से ऐसे ऐसे, और फिर ये ऐसे ऐसे भी। तो ये हो गया डबल कट। तो लिखें कटे होते हैं। आंसर इसका हो गया डबल कट। डबल कट दांते कटे होते हैं। लिख लें डबल कट, आगे लिख लें दांते कटे होते हैं। कौन सी फाइल में आयताकार एवं पूरी लंबाई में समांतर होती है? तो आपकी हैंड फाइल है, आपको लिखाया गया। आंसर हो गया बहुत इंपॉर्टेंट, आंसर हो गया आपका हैंड फाइल, हस्तरेती। ये आपका आंसर हो गया हस्तरेती या हैंड फाइल। हैंड फाइल क्या होती है कि पूरी लंबाई में एक जैसी होती है, आगे से 1/3 भाग उसका जो है टेपर नहीं बनाया जाता है, ये पूरी लंबाई में ऐसे बनाई जाती है।
पूरी लंबाई में ये ऐसे बनाई जाती है, एक समान पूरे लंबाई में ये ऐसी होती है। और इसकी एक सतह पर कोई भी दांते नहीं कटे होते हैं, एक एज पर। ये एज है EDGE, एज यानी किनारा। तो जिस किनारे पर दांते नहीं होते हैं इसी एज को कहेंगे सेफ एज। क्या कहेंगे? सेफ एज। ये आप एक एज पर, माने हैंड फाइल की विशेषता है कि वो शुरू से लेके लास्ट तक पॉइंट की वो टेपर नहीं होगी, एक समान चौड़ाई की बनेगी और एक एज पर उसके दांते नहीं कटे होंगे, वो एकदम प्लेन होगी। अतः इसका प्रयोग फिनिशिंग सतह को बचाने में करते हैं। जिधर फिनिशिंग वाली सतह हम एक बार घिस कर उसको फिनिश कर लिए हैं तो उधर ये वाला सेफ एज वाला सिरा उधर करके फाइलिंग करेंगे, ताकि ये अगर रगड़ भी उसमें मार जाए तो खरोच न पड़ने पावे, हमारी फिनिश वाली सतह खराब न होने पावे। इसलिए ये सबसे बड़ी विशेषता है कि ये पूरी लंबाई में एक समान चौड़ाई की होगी और एक किनारे पर जो है दांते नहीं बने होंगे। वो आपकी फाइल होगी हैंड फाइल। तो कौन सी फाइल में आयताकार एवं पूरी लंबाई में समांतर होती है? तो ये हो गई हैंड फाइल। कौन सी फाइल? हैंड फाइल। अपकट दांते पाए जाते हैं। तो अपकट दांते ये इधर से भी काटा गया और इधर से भी काटा गया। तो अपकट और ओवरकट जो दांते होते हैं इन्हीं को एक तरफ से जो काटते हैं 60 से 70 अंश पर, उसे हम लोग जो है ओवरकट कहते हैं। और एक तरफ से 80 से 87 अंश के कोण पर काटते हैं, ऐसे 80 से 87 अंश के कोण पर काटते हैं, उसे अपकट दांते बोलते हैं। तो इस तरह से ओवरकट और अपकट आपको लिखाया गया, ये दोनों दांते डबल कट में होते हैं। तो आंसर हो गया अपकट दांते पूछता अथवा ओवरकट दांते, ये दोनों किस में होते हैं? तो आंसर आपका हो गया, आंसर हो गया डबल कट। डबल कट, डबल कट दांतों में, डबल कट दांतों में, ये आपका आंसर हो गया। डबल कट जिसमें बने होंगे, एक तरफ से दांता 60 से 70 अंश पर काटते हैं और दूसरी तरफ से दांता 80 से 87 अंश पर काटते हैं। जो 60 से 70 अंश पर काटेंगे इस तरह से डबल कट बन गया, और 60 से 70 अंश पर जो काटेंगे उसे हम लोग जो है ओवर कट बोलेंगे, और जो 80 से 87 अंश पर काटते हैं उसे हम अप कट बोलते हैं। तो इस तरह से ओवर कट अथवा अप कट डबल कट दांतों में ही होते हैं। अगली पॉइंट है फाइलिंग के लिए अलाउंस होता है। तो फाइलिंग के लिए अलाउंस हम लोग रखते हैं 0.01 mm से पॉइंट ऐसे mm तक। या 0.1 ऐसे भी कर लीजिए, इतना तक अलाउंस रखते हैं। छूट, अलाउंस का मतलब छूट, इतना रखते हैं। सेफ एज फाइल का प्रयोग देखिए आ गया, ये हमारा एज जो है सेफ है, तो कह रहा इस सेफ एज फाइल का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? तो फिनिश सतह को बचाने में सेफ एज फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर हो गया फिनिश सतह को बचाने में। अगला है रफ फाइल के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांते होते हैं। तो आपको लिखाया गया है कि रफ वाले पर, रफ फाइल पर आपको लिखाया गया 8 दांता प्रति वर्ग सेंटीमीटर। फिर आपको लिखाया गया कोर्स में 10 दांता प्रति वर्ग सेंटीमीटर, और फिर आपको लिखाया गया बास्टर्ड में
12 दांता प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो कहीं कहीं ये कोर्स फाइल न लिखाकर केवल जो है आपको इकट्ठे केवल रफ दे देते हैं, उसके बाद मास्टर दे देते हैं, कोर्स गायब कर देते हैं। तो ऐसे अगर कहीं 8 से 10 दांते लिखाया गया है कि खाली रफ फाइल में होता है 8 से 10 दांते, इसे गायब कर दिया, तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा कि 8 से 10 दांते पाए जाते हैं। और अगर उनकी कैटेगरी अलग करें तो रफ में केवल 8 से 10 के बीच में या 9 दांते होंगे, और कोर्स में जो है 10 से 11 दांते हो सकते हैं, और बास्टर्ड में 12। तो ऐसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर आपको लिखा दिया गया। तो रफ फाइल में पूछ रहा है तो 8 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर, अथवा कहीं कहीं दिया होगा 8 से 10, तो वो भी आपका विकल्प सही है रफ में, और बास्टर्ड में फिर 12 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे फाइल का वह भाग जो हार्डेंड एंड टेम्पर्ड नहीं किया जाता है, तो ये वाला भाग, ये वाला भाग हम लोगों का है, देखें ये वाला भाग जिसे हम लोग टैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस वाले भाग को टैंग बोलते हैं, TANG, टैंग। तो टैंग को ही मुलायम रखते हैं और इसी में फिर हैंडल हम लोग लगाते हैं, इसी में हम लोग हैंडल ऐसे लगाते हैं। तो इसे जो है लोहार लोग क्या करते हैं, गरम करके थोड़ा नुकीला बना देते हैं और फिर लकड़ी के हैंडल या प्लास्टिक के हैंडल में इसे ठोक देते हैं, जाम कर देते हैं। तो पूरी इधर की रेती तो हार्डेंड एंड टेम्पर्ड की जाती है, लेकिन TANG, टैंग जिसे बोलते हैं, उसे प्लेन रखा जाता है, हार्डेंड एंड टेम्पर्ड नहीं किया जाता। तो यही पूछ रहा है कि हार्डेंड एंड टेम्पर्ड नहीं किया जाता है, वो आंसर हो गया आपका टैंग। इसका आंसर हो गया TANG, टैंग। टैंग को हम लोग हार्डेंड एंड टेम्पर्ड नहीं करते। पिनिंग को दूर करने के लिए किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। तो आपको लिखाया गया था कि स्कोरर का प्रयोग करेंगे, स्कोरर का, वायर ब्रूश का, वायर ब्रूश ये तो मेन है, और हम लोग स्क्राइबर का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्क्राइबर अगर दिया तो स्क्राइबर भी नुकीला और खरोचक होता है, उसके द्वारा भी साफ कर सकते हैं किसी भी नुकीले तार अथवा स्क्राइबर से। वायर ब्रूश और स्कोरर भी वही नुकीला तार ही है। तो अगर ये तीनों विकल्प में दिया तो तीनों के द्वारा हम जो है हम पिनिंग ऑफ फाइल को दूर कर सकते हैं। पिनिंग क्या है? पिनिंग को ही क्लॉगिंग कहते हैं, CLOGGING, क्लॉगिंग भी कहते हैं, या पिनिंग ऑफ फाइल। जब हम लोग रेती से धातु को घिसते हैं तो धातु के कण दांतों के बीच में जो गैप होता है उसमें फंस जाते हैं, तो इसी को पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। और ये दोष है, और ऐसा होने पर फिर उसके दांते काटना बंद कर देते हैं, और धातु की सतह पर वो जो आपका चिप्स है फंसा हुआ, वो उसकी सतह पर खरोच मारने लगता है, जगह जगह लाइन बनाने लगता है, और कटिंग क्रिया हमारी रेती बंद कर देती है। तो इसी को पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। यानी शार्ट में आप कहेंगे कि रेती के दांतों के बीच धातु कणों का फंसना ही पिनिंग कहलाता अथवा क्लॉगिंग कहलाता। ये दोष है। इसी धातु कणों को दूर करने के लिए हम लोग स्कोरर या नुकीले तार, वायर ब्रूश अथवा स्क्राइबर यानी खरोचक का प्रयोग करेंगे। अगर तीनों दिया है तो तीनों आपका आंसर सही है।
अगला है फाइलिंग करते समय प्रति स्ट्रोक की संख्या होती है। तो हम लोग जो ऐसे ऐसे अब रेती चलाएंगे ऐसे 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 ऐसे, वो 1 मिनट में कितना स्ट्रोक ऐसे चलाएंगे, इसी को स्ट्रोक कहते हैं बेटा। तो वो संख्या हमारी 40 से 50 होगी। आंसर लिख लें, स्ट्रोक की संख्या होगी 40 to 50 स्ट्रोक प्रति मिनट। 1 मिनट में प्रति मिनट कितने स्ट्रोक मारेंगे? 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट मारेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि फाइल की हार्डनेस होती है, तो फाइल की हार्डनेस बेटा 60 से 65 लिख लीजिए, 60 से 65 HRC कितनी होती है? यहाँ पर आंसर लिख देते हैं 60 से 65, कहीं कहीं 64 ही दिया होगा, HRC। हार्डनेस है रॉकवेल में, RC क्या है? रॉकवेल। ब्रीनेल और रॉकवेल 2 पद्धतियां हैं कठोरता मापने के लिए, तो उसमें ब्रीनेल आ जाएगा और रॉकवेल विधि से नापेंगे तो उसे रॉकवेल कहेंगे। तो यह HRC हो गया, यानी कठोरता किसमें है? रॉकवेल में है। उसकी संख्या कितनी है? 60 से 65। तो याद कर लें कि फाइल की हार्डनेस होती है 60 से 64 भी दिया होगा कहीं, तो 64 HRC। अगला है प्रश्न आपका, स्मूथ फाइल द्वारा कितनी सूक्ष्मता से, जो हमारी स्मूथ फाइल है, स्मूथ फाइल और डेड स्मूथ फाइल, स्मूथ फाइल में 20 से 24 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर में, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि स्मूथ फाइल में कितने दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर में होते हैं और डेड स्मूथ में कितने होते हैं। तो स्मूथ में बेटा आपको लिखाया गया है 20 से 24 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर में होते हैं, जबकि डेड स्मूथ में 40 से 48 दांते, कहीं कहीं 63 भी लिखा है, लेकिन आप 40 से 48 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर आपको मैंने लिखवाया। तो याद कर लें, डेड स्मूथ में 40 से 48 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। ये भी सारे इस टाइप के भी तमाम क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो वो सब मैंने अभी नहीं ले पाया हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो लिख लें, स्मूथ फाइल द्वारा, जिसमें यानी 20 से 24 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर होते हैं, की सूक्ष्मता से जाप, कितनी सूक्ष्मता से जाप बनाया जा सकता है? तो लिख लें, आंसर इसका होगा 0.1 mm से 0.1 mm से 0.005 mm तक। ध्यान से सुन लें, दिख रहा है 0.1 mm से 0.005 mm की शुद्धता तक जो है स्मूथ फाइल से हम बना सकते हैं। और डेड स्मूथ लेंगे तो ये हो जाएगा 0.001 हो जाएगा से ऐसे, या 0.01 mm से ये चला जाएगा 0.0005 mm, ऐसे हो जाएगा डेड स्मूथ। इससे भी ज़्यादा सूक्ष्मता से जाप बनाएगी। तो ये हमारे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। और भी तमाम क्वेश्चन होंगे जो कि आपको थ्योरी में लिखाए गए हैं, उससे आपको पूरा अगर पढ़ लेंगे तो वो सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोगों के लिए ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुशहाल रहें और खूब मन लगाकर पढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें।